The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी बंगाल से है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज नड्डा डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे थे। क्या खासियत है इस जगह की? यहां से ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। जेपी नड्डा की गाड़ी जब दक्षिण 24 परगना के बीरापुर पहुंची तो काफिले को रोक लिया गया। वहां टीएमसी समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आगे क्या हुआ आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो में दिख रही गाड़ी की अगली सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बैठे हैं। बाहर से भीड़ लगातार उनकी गाड़ी पर पथराव कर रही है। कुछ पत्थर कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर भी आए। बीजेपी का आरोप है तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी पथराव किया, साथ चल रहे बीजेपी नेताओं और समर्थकों से मारपीट की, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। काफिले में शामिल नेताओं ने अपनी आपबीती प्रेस को भी बताई। सुनिए। जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड ए स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों ने जेपी नड्डा के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नड्डा की सुरक्षा में चूक को लेकर दिलीप घोष ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, जिस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से कोलकाता भेजे गए, जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी के इस आरोप का टीएमसी की तरफ से जवाब भी आया। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा यह पूरी तरह से झूठ है। जब से ये सरकार आई है तब से ये लोग राज्य सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस बार नड्डा साहब आए, अगर वो हमें सुरक्षा के लिए कहते तो हम जरूर व्यवस्था करते, लेकिन उन्होंने हमें इस बारे में बताया तक नहीं। ये तो सरकार की सफाई हो गई, लेकिन ये बहुत प्रकट है कि लगातार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों में खासतौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं। और ये किसी से छिपा नहीं है कि इस तरह की झड़पों में अपर हैंड किसका होता है? उसका जिसकी सरकार पुलिस को संचालित करती है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया, हमने आपको विस्तार से बताया था। अब उन्होंने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हैं। उन्होंने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं 12 दिसंबर को टोल प्लाजा को भी फ्री करने का ऐलान किया, यानी हर टोल पर जाकर किसान बैठ जाएंगे तो गाड़ियों को फ्री पैसेज मिलेगा। पंजाब में ये लगातार हो ही रहा है। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। किसान संगठन रेल सेवा ठप करने की धमकी भी दे रहे हैं। ये तो किसान संगठनों की बात हो गई। अब नेताओं के बयान सुन लेते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो आंदोलन है वो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना वाला आंदोलन है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, न कि सरकार की मनमानी।
केंद्र सरकार की तरफ से भी आज 106 पन्ने की एक ई बुकलेट जारी की गई, जिसमें किसान और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा आज शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तोमर ने कहा कि इन कानूनों पर संसद में सभी दलों के सांसदों ने अपना पक्ष रखा था। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं। मंत्री ने कहा कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है उस पर किसान यूनियन विचार करें। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी तरफ किसान समूहों का साफ कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए, उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। जो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। अगली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड आईसीयू के अभी भी रिजर्व करने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तकरीबन 5081 आईसीयू बेड में से 2360 खाली पड़े हैं।
यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 80% आईसीयू कोविड मरीजों के लिए रिजर्व तो कर दिए गए, लेकिन इन सभी आईसीयू बेड का इस्तेमाल प्राइवेट अस्पतालों में हो नहीं रहा, इसलिए खाली है। कोर्ट के आदेश के बाद इन आईसीयू बेड को आम मरीजों को भी नहीं दिया जा सकता, इसलिए अदालत ने आज दिल्ली सरकार को कहा कि वो दोबारा विचार करे कि क्या 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड अभी भी रिजर्व करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लिहाजा इस मामले की सुनवाई 10 दिन के लिए टाल दी जाए। हालांकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार इस मामले में लगातार डिले टैक्टिक्स अपनाने के लिए ऐसा कर रही है, यानी टाल रही है। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर करीब 95% तक पहुंच गई है और संक्रमण की दर 3.42% पर है। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या में भी कमी आई है।